ओके, तो एक चैप्टर होता है मैथ्स में जिसका नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है ना? और नंबर सिस्टम अगर हम बात करें तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है एसएससी प्रोस्पेक्टिव से, एसएससी के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। और बैंक के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये चैप्टर मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रिक बेस्ड चैप्टर है। मतलब यहाँ से बहुत सारे लॉजिक या रूल को हम यूटिलाइज करते हैं बैंक के उन तमाम क्वेश्चंस को कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए जो उनके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन डायरेक्टली बैंक की परीक्षा में नहीं आते हैं, ये बहुत कम कह सकते हो, ठीक है ना? लेकिन एसएससी की परीक्षा में तो डायरेक्टली आते हैं। अब इसका एक वन ऑफ द टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, ठीक है ना? इसको हिंदी में इकाई का अंक बोलते हैं। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, एसएससी की परीक्षाओं में। सीजीएल, सीएचएसएल और कुछ स्टेट लेवल एग्जाम में भी बहुत बार देखा गया है, जो मिलता है। मैं आपको बताऊं ना कि यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो चलिए एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 277 और मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताओ कि इस संख्या में जो सबसे पहला अंक है वो क्या है, तो आप बोलोगे कि वो 7 है, ठीक है ना? इसी पहले अंक को अगर आपने पढ़ाई किया हो बचपन में तो आपको बताया गया हो इसे इकाई बोलते हैं, इसे दहाई बोलते हैं, इसे सैकड़ा बोलते हैं, ठीक है ना? फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरीके से आता है, हाँ या ना? एक और एग्जांपल में मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे 2 3 7 8 9 4 5 ऐसे मैंने नोट कर दिया। अब इसमें भी आप देख सकते हो, चाहे आप किसी भी मीडियम से पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी आपका मीडियम हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही बताया गया होगा। इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड इस तरीके से। हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे बोलते जाते हैं। तो जो यूनिट डिजिट है जिसे बेसिकली शॉर्टकट में आप यूडी भी बोल सकते हो, तो इस नंबर का यूडी 7 है और इस नंबर का यूडी 5 है, ठीक है ना? ये तो बेसिक बात समझ में आ गई। अब एक और पॉइंट समझते हैं कि जैसे अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि 24 इंटू 26 अगर हम करेंगे तो कुछ ना कुछ एक आंसर आएगा। क्या आएगा नहीं पता, अभी ना आपको पता ना मुझे पता। मल्टीप्लाई करने पे मालूम चलेगा, बट इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर हम कहें कि इसका यूडी क्या होगा, तो बिना इन दोनों को मल्टीप्लाई किए भी आप इसका यूडी निकाल सकते हो। कैसे? पहले तो ये देखो कि ये क्वेश्चन में कितने टर्म हैं, टर्म मतलब कितने पद हैं, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, दो टर्म हो गए और बीच में रिलेशन लगा है मल्टीप्लाई का। तो ये पहला स्टेप था। अब दूसरे स्टेप में ये चेक करो कि इन दोनों ही टर्म में पहला पहला अंक कौन है, तो ये इसका पहला अंक है और ये इसका पहला अंक है। अब इन दोनों पहला अंक मतलब ये इसका यूडी, ये इसका यूडी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो 4 6 यानी 4 छक 24 होता है और 24 का पहला अंक क्या है, 4 है। तो इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन का जो यूडी होगा वो 4 होगा। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी वे में, बहुत आसानी से, ठीक है ना? इट्स नॉट लाइक ऑनलाइन क्लास, बेसिकली है तो ऑनलाइन, लेकिन मेरी पूरी यही कोशिश है कि आपको लगे जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। बस ध्यान से समझना, ठीक है ना? तो ये जो 24 गुणे 26 मैंने किया है, इसमें 4 और 6 का मैंने मल्टीप्लाई किया। मैं चाहता तो यहीं बगल में ऐसे 24 गुणे 26 करके कैलकुलेट करता और फिर आंसर निकालता। 6 चौक 24 के 4 कैरी, 2 6 दूनी 12, 13 1 14, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, ऐसे ना करते यार। फिर यहाँ 4 8 4 12 के 2, फिर 1, फिर 4 1 5 1 6, आप बोलते 624 आएगा, ठीक है ना? तो अब इतना कुछ करने के बाद आपको तो ये मालूम चला कि ये आंसर आएगा 624 और फिर आप बता पाओगे कि लास्ट में 4 है, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो यूडी आएगा वो 4 आएगा। कितना टाइम लगा होगा सोचिए, इसमें कितना टाइम कंज्यूम किया हम लोगों ने, है ना? लेकिन अगर यही चीज हम डायरेक्टली ऐसे कर देते कि 4 छक 24 और आंसर 4 हो गया तो हमारा काम आसानी से हो जाता। यही एक तरीका होता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 228 इंटू 734 इंटू 243। अब मैं पूछूं कि इसका यूडी क्या होगा, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका यूडी क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो आंसर मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो रात हो जाएगा मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, तीन टर्म है, तीनों के पहला अंक इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, मल्टीप्लाई लगा है, सबको मल्टीप्लाई करो। अब देखो 8 चौक कितना हुआ, 32। लेकिन 32 में 3 ना लो, केवल 2 लो, क्योंकि हमें तो यूडी चाहिए। अब इस 2 का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे, 3 में, तो 2 तिहाई 6। इसका मतलब आपका राइट आंसर कितना होगा, 6 होगा। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गया होगा। तो ये रहा एक बेसिक इंफॉर्मेशन यूडी के रिगार्डिंग।
बात समझ में आया ना? अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ये समझेंगे कि क्या यूडी के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं? नहीं, 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 बिल्कुल ऐसे नहीं होते, बहुत प्रॉब्लमैटिक होते हैं कभी-कभी और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? ये जो टाइप मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है, इस टाइप का कभी-कभार क्वेश्चन स्टेट लेवल एग्जाम में मिलता है, जो बहुत लाइक ईज़ी क्वेश्चन के कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। बेसिकली उन एग्जाम में जो ग्रुप डी लेवल के एग्जाम होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ग्रुप डी एग्जाम में भी इस लेवल से ज़्यादा टफ होते हैं। तो उन लेवल के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ नियम पढ़ना होगा, कुछ रूल्स जानना होगा, तभी आप यूडी के सवालों को लगा पाएंगे। ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था। तो वो क्वेश्चन कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल जानने का आपको मन होगा, तो मैं बताता हूँ। यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि 274 पे पावर 123 इंटू 178 पे पावर 18 इंटू 93 पे पावर 39। अब मैं पूछूं कि इसका बताओ कि यूडी क्या आएगा, तो सच बताऊं बहुत परेशानी हो रही होगी, ठीक है ना? अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है, जानकारी है, तो शायद आप बहुत अच्छा से कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो बस वही आपको सीखना कि अगर ऐसा कभी सवाल आपके सामने आता है, तब हम कैसे क्वेश्चंस को लगाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। एग्जाम में आने वाले सवाल कुछ इसी तरीके से होते हैं और इनको लगाने के लिए कुछ नियम सीखना होगा। तो क्या नियम सीखना होगा, अब उसकी बारी है। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको ना 10 लोगों से मिलवाता हूँ। 10 लोग हैं, 10 मेंबर आर हियर, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। एक्चुअली आपका पूरा जीवन और मैथमेटिक्स की पूरी दुनिया उन्हीं पर आधारित है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो 10 नंबर मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पे, इन्हीं 10 नंबर के साथ आपको एक्चुअली समझौता करना है। एक तरीके से कहें ना तो इनसे दोस्ती कर लीजिए, ठीक है ना? दे आर क्वाइट हेल्पफुल टू यू, टू एवरीबॉडी, जिनको पढ़ाई करनी है और एक्चुअली यूनिट डिजिट के क्वेश्चन लगाने हैं। तो इनको अपने मित्र की तरह ट्रीट करिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन 10 लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड करूंगा। तो दीज नंबर कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक होगा ग्रुप नंबर 1, ठीक है ना? इस ग्रुप नंबर 1 का नाम रखा जाता है केस ऑफ पावर, या फिर इसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है ना? दोनों नाम से प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। और इसके अंदर आते हैं 4 नंबर, 0, 1, 5, 6 से। ये एक ग्रुप हो गया। अच्छा, एक और ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 2, ठीक है ना? ग्रुप नंबर 2 का जो नाम होता है वो होता है केस ऑफ ऑड इवन। बात समझ में आया ना? अच्छा, एक बात और बताएं, इनके अंदर 2 नंबर आते हैं, 4 और 9। और एक और ग्रुप होता है जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3, और इसको बोला जाता है केस ऑफ रिपीटिशन, ठीक है ना? अगर कोई स्पेलिंग एरर होगा तो प्लीज फॉरगिव मी एंड आल्सो करेक्ट मी बाय टेलिंग इन कमेंट बॉक्स, ठीक है ना? वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। फिलहाल 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर होते हैं जो यहाँ पे मेंशन होंगे। हिंदी में भी बता दूं, इसको बोलते हैं केस ऑफ पावर स्क्वायर। मतलब फिर क्या है कि पावर मतलब घात होता है और ये स्क्वायर मतलब वर्ग। तो घात और वर्ग पर आधारित जो केस होता है ये वहाँ है। केस ऑफ ऑड इवन, इतनी इंग्लिश हिंदी तो आती ही होगी, ठीक है ना? ऑड इवन, सम विषम की बात कर रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब विषम, इसका मतलब सम होता है। केस ऑफ रिपीटिशन मतलब दोहराव का नियम। तो ये इसके नाम है और इन 10 नंबर को मैंने इन 3 ग्रुप में डिवाइड किया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने इन नंबर को क्यों डिवाइड किया है, क्या पर्पज है? तो इन तीनों ग्रुप में डिवाइड करने का सिर्फ एक पर्पज है कि ये नंबर कैसे बिहेव करते हैं किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो उसको हम जब जान जाएंगे कि ये नंबर किसी क्वेश्चन में कैसे बिहेव करते हैं, तो उसके नियम समझ लेंगे और फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से लगा पाएंगे हम लोग। बात समझ में आया है ना? तो यही नियम सीखना है हमको कि ग्रुप 1 के नंबर कैसे बिहेव करते हैं, ग्रुप 2 के और ग्रुप 3 के, ठीक है ना? एक चीज और बता दूं, ग्रुप 1 के जो नंबर ये हैं, ये चारों नंबर, ये बहुत इजी, कंफर्टेबल और शॉर्ट एंड सिंपल होते हैं। ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ग्रुप 2 जो है, यानी कि ये जो नंबर 2 हैं, 4 और 9, ये थोड़े से टेढ़े हैं। टेढ़े कहना उचित नहीं होगा, मतलब ये कह सकते हो कि थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, ठीक है ना? और ये जो ग्रुप नंबर 3 है, ये एक्चुअली दमदार लेवल का नंबर है, मतलब यहाँ थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा और यही क्वेश्चन टफ बनाता है, ठीक है ना? तो 2, 3, 7, 8 उसी कैटेगरी में आते हैं। अब इन तीनों नंबर का डिटेल क्या है, यही समझने की बारी है। अगर आप ये समझ गए
तो समझ लीजिए कि यूनिट डिजिट के ज़्यादातर क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे हम इस क्लास में, ठीक है ना। आप क्या करिएगा, ये ग्रुप का नाम और ग्रुप में आने वाले नंबर समझ लीजिएगा। बेसिक आपको समझ में आ गया। अगर इन ग्रुप के बारे में जानना है, इनका डिटेलिंग करना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन समझना चाहते हो, तो फिर हम अगली वीडियो में समझते हैं और देखेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।